नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जीएस का पूरा कंप्लीट बैच एक फ्री देंगे, जिसमें जीएस के सारे सेगमेंट को हम बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो उसी के खंड में आज हम लोग इतिहास खंड को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भारतीय इतिहास की आपकी पहली क्लास है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपका एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और एंशियंट हिस्ट्री से बढ़ते हुए आपका मेडुअल हिस्ट्री की कुछ जो आपके पोर्शन पूछे जाते हैं वो करेंगे। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के उन चीजों को भी देखेंगे जो आपके कुछ प्रमुख प्रश्नों को पूछ लेता है। इस तरह से तीनों सेगमेंट को हम एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। टोटल 4 सेगमेंट आपके इतिहास खंड में होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करें, ये आज अपने पहले सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपकी डेली एक क्लास आएगी जब तक कि ये इतिहास का पूरा चरण आपका कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। इसका जो टारगेट रहेगा, इसका जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे इनसे सब जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस, फिलहाल अभी जो हम फोकस कर रहे हैं ये अपने लोअर पीसीएस पे फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में जो आपका पीसीएस, एक मेन पीसीएस होता है, पीसीएस को फोकस कर रहे हैं। उसी के साथ में आपका एक सुपर टेट का एग्जाम लगा हुआ है। सुपर टेट के एग्जाम में आपका यही जीएस पूछी जाती है। इसी के साथ में आपका हाई कोर्ट जो आपका आरओ होता है, हाई कोर्ट आरओ, एआरओ, इसके संबंध में जितना भी सेगमेंट है ये पूरा जीएस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें बारीकी से आपका जो है हमें सहयोग चाहिए। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपका जुड़ाव हमारे साथ बना रहे। तो चलिए आज बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट को। और आज हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास, इसकी शुरुआत करेंगे। और फिर आप प्राचीन इतिहास में अगर हम कहें किस सेगमेंट की शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि यही वह सभ्यता है जो सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो पहला प्रश्न तो बेटा यही आता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वहां पे आपको क्या कहना है? वहां पे कहना है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपकी सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अब अगर बात करते हैं कि वर्तमान समय तक का, कि क्या अभी तक का कोई ऐसी अन्य सभ्यताएं हैं जो आपकी चर्चा में आई हैं या कभी आपको देखने को मिली हैं, तो यहाँ पे ये प्रश्न जरूर पूछा था। प्रश्न क्या है? अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अब तक वर्तमान समय में अब तक कितनी सभ्यताएं जो है आपको देखने को मिली, कितनी सभ्यताएं? ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न के अगर उत्तर को हम खोजने जाते हैं तो मुख्यतः कितनी प्रकार की सभ्यताएं हैं? 4 प्रकार की सभ्यताएं हैं जो सबसे प्राचीन सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है। 4 प्रकार की। अब ये 4 प्रकार की सभ्यताएं कौन कौन सी? ये पहला प्रश्न आता है। अब जैसे इन 4 प्रकार की सभ्यताओं की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरे संसार में जो 4 सभ्यताएं हैं, इसमें पहली सभ्यता जो आपकी आती है ये आती है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं अगली सभ्यता कौन सी आपकी हो जाती है, तो ये आपकी दूसरी सभ्यता हो जाती है जिसे हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं। मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता के साथ में जो तीसरी सभ्यता आपकी होती है, यही आपकी होती है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता। और वहीं पे एक चौथी सभ्यता भी होती है जो आपसे पूछी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम चीन की सभ्यता के रूप में जानते हैं। ये चीज आपके लिए यहाँ पे खास हो जाता है। तो पहली चीज, अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं तो ये कहाँ पे उत्पन्न हुई, कहाँ की चीज है? तो यहाँ पे आपको एक शब्द आता है दजला फरास। दजला फरात, ये आपका आता है। ये खीर है क्या? तो जो दजला है ये यूफ्रेटस है, फ्रेटस, ये नदियां हैं। और वहीं पर फरात की अगर बात करते हैं ये टिग्रिस, टिग्रिस। इस पूरे क्षेत्र में जो है इसका जन्म होता है, इसी नदी के किनारे होती है। और ये सब कहाँ की हैं? तो ये सब आपकी इराक, इराक में ये जन्मी एक ऐसी सभ्यता है जो एक तरह से देखें तो सिंधु घाटी के पैरेलल मानी जाती है। और कहीं कहीं पर कुछ जो ऐसे साक्ष्य हैं उसमें ये कहा जाता है कि ये सबसे जो है प्राचीन जो है आपके शहरों की बनावट, इन सभी चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे व्यापार वगैरह काफी ज्यादा होता था।
उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तो पूरी तरह से आपके नील नदी के आसपास। ये जितनी भी बेटा सभ्यताएं होती हैं ये सभी किसी न किसी नदी के आसपास ही उत्पन्न हुई, चाहे वो दजला फरात हो मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाहे मिस्र हो जो नील नदी के किनारे है, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, और ये कहाँ पे, ये भी बेटा आपकी पूरी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। सिंधु नदी, सिंधु व उसकी सहायक, उसकी सहायक नदी के आसपास का जो एरिया है वहां पे पाई आपकी आती है। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं पे चीन की अगर बात करते हैं, जिन्हें आप पीली नदी कहते हैं या हुआंग हो नदी का, कौन सी नदी, हुआंग हो, ये कैसी इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, येलो या पीली नदी के नाम से, येलो लिख पीली नदी, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे क्या है आपको याद रखनी थी। यही चार सभ्यताएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं पूरे विश्व इतिहास में। तो यहाँ तक एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो अपनी आज की प्रमुख सभ्यता है जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं, ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि हमें उन सभ्यताओं के बारे में इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जितने आपके यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, इसमें मुख्यतः हमें क्या चीजें देखनी, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि क्या चीजें हमें यहाँ पे जो है देखनी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो पहली चीज यहाँ पे जो हमें पढ़नी है इसकी खोज के बारे में पढ़ना है कि आखिर इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई और किस तरह से हुई, ये पहला प्रश्न आता है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो समय की बात करते हैं, काल या फिर समय क्या है, किस समय की सभ्यता मानी जाती है। और तीसरा जो आपका प्रश्न बनता है ये बनता है नामकरण के बारे में कि आखिर इसका नामकरण कब किया गया और क्या नामकरण इसका क्यों पड़ा। ठीक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है तो ये नाम इसको क्यों दिया, उन प्रश्नों को यहाँ पे हम करेंगे। इसके अलावा अगर चौथे प्रश्न की बात करते हैं तो ये आपका उद्भव के संबंध में, उद्भव कैसे हुआ है उसकी बात करेंगे। और वहीं पे जो पांचवी चीज आपकी है ये आपकी क्या है, ये आपकी विस्तार, पूरे विस्तार को यहाँ पे हम देखने वाले। और उसी के साथ में आपका जो छठा अंतिम चीज है ये हम इस सभ्यता की किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं आखिर कौन कौन सी हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें एक के बाद एक करके हमें यहाँ पे पढ़ना है, ये सब। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं इसके हम पहले सेगमेंट पे और बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं लिखा, सिर्फ मैंने एक चीज लिखी है, खोज। ये कैसा, ये पहला सेगमेंट आपका यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ, यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। तो देखिए खोज की अगर हम बात करते हैं तो खोज अगर देखिए जो डायरेक्ट खोज है ये तो 1921 के आसपास मानी जाती है, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती। जैसे कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत हम करते हैं 1826 से। आखिर 1826 में बेटा ऐसा क्या किया गया, तो इसमें एक नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स मैसन का। किसका नाम बेटा, चार्ल्स मैसन का नाम याद रखना। क्यों इनका नाम याद रखना, क्योंकि इनका एक लेख है, लेख का क्या नाम है, नरेटिव ऑफ जर्नीज, नरेटिव ऑफ जर्नीज, ये इनका एक लेख। इस चीज को बेटा आपको अच्छे से याद रखना। चार्ल्स मैसन ने 1826 में नरेटिव ऑफ जर्नीज को लिया, जिसमें पहली बार था। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट टाइम उल्लेख मिलता है, फर्स्ट टाइम उल्लेख किस चीज का, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चीजें। ये पहला चरण था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे चरण की, दूसरे चरण पे बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी आती है 1851 से लेकर 53 के मध्य का समय। अब इसमें क्यों खास है, इसमें खास ये है यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम को याद, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम,
अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार आपका हड़प्पा जो टीला है उसका सर्वेक्षण, किसका, हड़प्पा हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया था। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आपसे बन गया कि पहली बार सर्वेक्षण कब किया गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1851 से 53 के बीच में इसका जो है क्या किया गया था, इसका सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया था। इसके बाद हम और आगे बढ़ते, जब आपका कनिंघम जी ने इसका जो है क्या किया था, सर्वेक्षण किया था, उसी के जस्ट थोड़ा सा समय बाद आपका 1856 में इन्होंने इसका मानचित्र दिया। 1856 में किसने, कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कि यहाँ पे इसके जो आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया था, इसका मैप जारी किया, टीले का मानचित्र जारी हुआ। ये आपकी सबसे खास चीज हो जाती है। और इसी के बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, उस थोड़े से और आगे बढ़ने के क्रम में अगर हम देखें, ये पेन का कलर आपको स्पष्ट दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, दूसरे कलर में ले रहा हूँ। यहाँ पे अब आगे एक आपको बर्टन बंधुओं का जिक्र आता है। ये कब आता है, ये 1856 में ही आता है। 1856 में ही आपका बर्टन बंधु, ये फिर क्या है, बर्टन बंधु। अब बर्टन बंधुओं के द्वारा इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें आपका जेम्स शामिल होते हैं और विलियम शामिल होते हैं। ये अलग अलग नाम है, जेम्स विलियम एक नाम नहीं है, ये अलग, विलियम, ये दो भाई होते हैं। इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा जो है पहली बार कराची से कहां तक के लिए, आपका जो है लाहौर के बीच, लाहौर के बीच, देखिए यहाँ पे इन दोनों ने अनजाने में ही क्या किया, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो उसकी ईंटों का प्रयोग कर लिया, किसके लिए, रेलवे लाइन। इनको जानकारी ही नहीं थी कि ये क्या है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का प्रयोग, हड़प्पा सभ्यता की ईंट का प्रयोग, ईंट का प्रयोग इसकी रेलवे लाइन के लिए, रेलवे लाइन में किया, लाइन में किया। ये चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यही चीज है, ये इतना बैकग्राउंड, इतने बैकग्राउंड के बाद ही अब क्या होगा, अब आपकी जो खोज है, वास्तविक खोज है, उस खोज को यहाँ पे देख सकते हैं। ये खोज कब होती है, ये खोज बेटा होती है 1921 में। 1921 में आपका कौन करता है, तो इसमें जॉन मार्शल का जो है क्या रहता है, निर्देश रहता है, जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया, इसके निर्देशन में होता है, निर्देशन में, और किसके द्वारा होता है, दयाराम साहनी के निर्देशन में, दयाराम साहनी ने जो है क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन कार्य किया, सभ्यता का उत्खनन किया, उत्खनन कर दिया। यही एक प्रश्न आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले प्रश्न यही आपसे पूछा जाता है कि बेटा जो है आपकी इसका उत्खनन का कार्य किसने किया, तो उत्खनन का कार्य किया है दयाराम साहनी ने, और किसके निर्देशन में किया है, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में किया। ये आपकी पूरी खोज के संदर्भ में कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इन चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे मत भूलिएगा। हम चलते हैं अगले एक कॉन्सेप्ट पे, जो हमने क्या कहा था, हमने कहा था सिंधु सभ्यता का जो काल है उसके बारे में। यहाँ पे क्या है, सिंधु सभ्यता के समय के बारे, सिंधु सभ्यता का काल, कालिक समय, ये दूसरी चर्चा थी आपकी जो हम करने वाले थे।
अगर इस चर्चा की हम बात करें तो इसमें क्या चीज आपके लिए खास हो जाती है, तो इसमें खास सबसे ज्यादा आपके लिए यही हो जाता है कि यहाँ पे जिन्होंने निर्देशन में पहली बार खुदाई करवाई, जॉन मार्शल साहब, वो इसका समय काल कुछ अलग मानते हैं। जॉन मार्शल जी के अनुसार क्या है, इसका जो समय पीरियड है ये 3250 से लेकर 2750 बीसी हो। ठीक, बीसी का अर्थ क्या हो, ईसा पूर्व, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, ईसा पूर्व। ये आपको चीज याद करके रखनी, मतलब सन जो आप जीरो से स्टार्ट करके आप 2026 में चल रहे हैं, उस जीरो के पहले का भी ये समय काल यहाँ पे याद है। ये तो जॉन मार्शल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे डीपी अग्रवाल जी है, वो कुछ समय काल और। अब डीपी अग्रवाल जी के अनुसार क्या समय है, डीपी अग्रवाल, इनके अनुसार जो समय काल होता है ये 2300 बीसी, बीसी से आपका 1750 बीसी मानते हैं। अच्छा, ये जो समय पीरियड है ये किस हिसाब से ये मानते हैं, ये मानते हैं कार्बन डेटिंग के अनुसार। कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो अगर कार्बन डेटिंग के अनुसार हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा सही है। इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, इसमें जो है कार्बन जो आपकी 14 होती है उसके उपस्थित तत्वों एलिमेंट को देखा जाता है कि वो कितने पुराने, कितनी मात्रा में वहां पे उपलब्ध है, क्योंकि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कार्बन के क्षरण के हिसाब से कि आपका कितने पुरानी ये आपकी सभ्यता है या इसकी ये वस्तु है। तो इसलिए ये आपका है। अगर बात करें सबसे प्रमाणिक, तो सबसे प्रमाणिक क्योंकि कार्बन डेटिक के हिसाब से, तो प्रमाणिक यही क्या हो गया, प्रमाणिक। ये आपकी सबसे प्रमाणिक यहाँ पर। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिए। तो यहाँ तक कि आपका ये समय और काल के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारा अगला एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था नामकरण। इसका आखिर नामकरण हमने कैसे किया, तो नामकरण अलग अलग बात, जैसे कि पहला ही नामकरण आपका आ जाता है, क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता हमने क्यों नाम रखा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका नाम हो गया। अगर हम कारण की चर्चा करते हैं तो कारण इसका रहेगा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के आसपास, आसपास के कारण, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास है तो इसीलिए सिंधु नदी के हमने इसका नाम ही दे दिया। तो ये एक पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज पे अगर हम बात करते हैं कि जो दूसरा इसका नाम है, दूसरा हमने नाम रखा था इसका हड़प्पा सभ्यता। ये आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी ये जानी जाती। तो हड़प्पा सभ्यता हमने नाम क्यों दिया, तो सर्वप्रथम इसी स्थल का उत्खनन, सर्वप्रथम इस सभ्यता का, इसी स्थल का उत्खनन किया गया, इसलिए इसे जो है क्या नाम दे दिया गया, इसे आपका ये नाम दे दिया गया। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज, एक नाम और आपको दिया जाता है, ये नाम है आपका कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये नाम क्यों दिया गया, ये भी आपसे प्रश्न पूछा था। तो यहां पर जो है आपका सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग। तो जब सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग किया गया तो इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। एक नाम इसको और दिया गया, प्राग युगीन सभ्यता या प्रागकालीन सभ्यता। ये क्यों कहा गया इसका नाम, प्राग युगीन सभ्यता। अब ये नाम इसका क्यों पड़ा, इसका नाम बेटा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी लिपि अभी तक का पढ़ी नहीं जा सकी। जिसकी लिपि हम पढ़ नहीं सकते हैं उसे प्राक युगीन सभ्यता कहते हैं। कि मतलब वहां के साक्ष्य तो हमें मिले हैं, वहां के संदर्भ हमें मिले हैं, लेकिन क्या है उसकी जानकारी, उन्होंने किस तरह से ये चीज लिखी, क्या लिखा है, इस चीज की जानकारी अभी तक किसी को नहीं है, या किसी ने अभी तक का उस युगीन के जो मोहरे मिले हैं या जो साक्ष्य मिले उनको पढ़ ही नहीं सके। इसीलिए तो इस चीज को नोट कर लीजिए, अभी तक इस लिपि
पढ़ा नहीं जा सका। ये एक प्रमुख चीज यहाँ पे हो जाती है, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा आपका एक चीज और आती है, वो है आपका सबसे साधारण सा नगरीय सभ्यता। यहाँ पे इसे एक नाम और दिया जाता है, कहा जाता है ये बड़ा कैसी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है। तो ये नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया, इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि यहाँ पे गांव नहीं, क्या है, यहाँ पे गांव मिले ही नहीं, यहाँ पे गांव नहीं मिले। जब गांव नहीं मिले तो क्या है, पूरी तरह से नगर ही मिले, पूरी तरह से उन्नत नगर। जो आज के नगर है ना, उनसे भी उन्नत नगरों की यहाँ पे संरचना पाएगी। नगर नगर मिले, ये एक चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है। अब बताइए बेटा, यहाँ तक का क्लियर, यहाँ तक का किसी को भी कोई डाउट किसी भी प्रकार का? अगर यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को और समझते हैं। आगे जो हमारा चरण है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसका विस्तार कितना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना, कहां से कहां तक का किया गया, ये चीज। तो पहली चीज, अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो इसे पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जैसे कि ये क्या है, ये आपका पूरब है, ये क्या है आपका, ये आपका पश्चिम हो जाता है, ये आपका उत्तर हो जाता है, ये क्या है आपका, ये आपका दक्षिण हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरब में सबसे पहला स्थान, सबसे अंतिम स्थान कौन सा है, तो वहां पे आपको याद रखना है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पे है, ये बेटा आपके मेरठ में पाया जाता है। मेरठ में। एक चीज और है आलमगीरपुर के बारे में याद रखिएगा, ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपकी हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हो गया, आपकी ये हिंडन नदी के किनारे। क्लियर, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी प्राप्त स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। मेरठ में पाया गया है। मेरठ कहाँ है, यूपी में है। यूपी कहाँ है, इंडिया में, इतना सब आप सबको पता ही होगा। और किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे। वहीं पे अगर हम पश्चिम की ओर बात करते हैं तो पश्चिम में मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ये आपका कौन सा है, ये आपका सूतकांगेडोर है। सूतकांगेडोर, ये क्या है, ये पश्चिमी स्थल है। और ये कहाँ पे है, ये आपका बलूचिस्तान में। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। इस चीज को याद रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे है, अगर ये पूछा जाता है तो ये बेटा आपका दशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हो गया, दशक नदी के किनारे हो गया। तो पूरब का हमने देख लिया आलमगीरपुर, पश्चिम का हमने देख लिया सूतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान दशक नदी के किनारे। इसके बाद अब हम चलते हैं उत्तर। उत्तर में कौन सा आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आपका मांडा आ जाता है। और मांडा की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। मांडा आपका जे एंड के में पाया जाता है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। अब वही चीज हम दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में कहाँ है, आपका दायमाबाद आ जाता है। दायमाबाद, दायमाबाद कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग दाइमाबाद लिखते हैं। दाइमाबाद, ये अलग अलग है और अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। दायमाबाद है, दाइमाबाद है, जिस तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये स्थल कहाँ पे पाया गया है, तो ये आपके जो है हिंदुस्तान के महाराष्ट्र एरिया में पाया गया, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये किस नदी के किनारे है, तो ये अगर नदी के अगर आपसे जिक्र पूछता है तो ये आपका परवरा नदी यहाँ पे बहती है। परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका गोदावरी नदी। देखिए, प्रश्न बेटा आपसे यही पूछे जाते हैं, यही इतने सेगमेंट से, यही विस्तार से आपके हर जो है पेपर में एक आध प्रश्न पूछ ही लेता है। जिसमें अगर ये तो सबसे पूर्व का स्थल पूछता है, तो सबसे पश्चिम का स्थल पूछता है, तो सबसे उत्तर का स्थल पूछता है, तो सबसे दक्षिण का स्थल पूछता है, या फिर उनकी सहायक नदियां पूछता है। तो एक बार याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ, और ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सूतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान में है, दशक नदी के किनारे पे। उत्तर में क्या है, आपका मांडा है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये चिनाब नदी के किनारे है। वहीं पे आपका जो है दक्षिण की बात करते हैं, ये दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र जो है परवरा नदी के किनारे पर आपका पाया जाता है।
ये यहाँ तक का आपको इतना चीजें याद रखना है। अब यही विस्तार में ही इस पेज पे फिलहाल नहीं आएगा, इस पेज पे मैं कुछ बनाऊंगा ही नहीं आगे, आपका यहाँ पे विस्तार में ही हम आगे जा रहे हैं। विस्तार में ही सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे आपका क्या है, ये विस्तार का फर्स्ट कर दीजिएगा और ये विस्तार का आपका सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं प्राप्त स्थलों की संख्या के बारे में, प्राप्त स्थलों की संख्या, आखिर कहां से कितने स्थल प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा यहाँ पे एक बार करते हैं। अगर कुल की बात करते हैं, कुल संख्या यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि कुल संख्या, तो कुल संख्या लगभग जो मिले हैं ये 1500 से अधिक हुई, 1500 से अधिक ये कुल संख्या मिली। लेकिन इन कुल संख्या के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे भारत की, कि भारत में कितने मिले, भारत में कितने हैं, तो लगभग 1000 यहाँ पे भारत में प्राप्त हुए। और भारत के साथ में अन्य की बात करते हैं अगर, तो अन्य में आपका कहाँ पे आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान में कितने मिले हुए हैं, तो पाकिस्तान में आपके कुल टोटल जो है 500 स्थल मिले हुए हैं। वहीं पे आपका कहीं पे तो और मिला हुआ है, तो वो आपका कहाँ पे आ जाता है, वो आपका आ जाता है जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में कितने स्थल मिले हुए हैं, तो यहाँ पे दो स्थल कौन से हैं, एक आपका जो है शोरतीगोई है, शोरतीगोई है। जो दूसरा स्थल है आपका ये कौन सा है, ये आपका मुंडी काक, ये कौन सा स्थल हो गया, ये आपका मुंडी काक हो गया। तो इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। तो बेटा आज जो हम लोगों ने चर्चा की, हमने किसको किसको चर्चा किया, हमने चर्चा किया है आपकी पहली चीज जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में, कि खोज कैसे हुई, उसके समय के बारे में बात किया, उसके नामकरण के बारे में बात किया और उसके विस्तार के बारे में हमने देखा। क्लियर बेटा, यहां तक का किसी को कोई भी डाउट नहीं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल जो हमारा रहेगा महत्वपूर्ण का सेशन रहेगा, जिसमें हम विभिन्न राज्यों में जो स्थित स्थल हैं, कौन कौन से स्थल हैं, कहाँ पे कौन सा स्थल मिला हुआ है, उनको करेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक ही वीडियो में कल आपका पूरा समाप्त करेंगे। तो जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आता है और इससे आप अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।